हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इस एडिटोरियल में बात की जा रही है जो आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसके बारे में। जो उसमें 15 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में कि इंडिया का क्या उसमें लॉस होगा अगर इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करता है। और ये जो सेकंड आर्टिकल है वो पुलवामा और बालाकोट अटैक के बारे में बात कर रहा है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ये बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में है। एंड ये वाला जो आर्टिकल है वो सर्विस सेक्टर और जो गुड्स हैं, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो इंक्रीजिंगली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट को जो अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बनाना चाहिए, इस बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। और ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को तो आप अपने पास एक तरह से एक सादे कागज़ पे A4 साइज़ की सीट पे बहुत सारे इसमें डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन डाटा पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। बिकॉज़ जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में अगर आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप ये डाटा वहाँ से, इस एडिटोरियल से डाटा डायरेक्टली आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। अब आज का सबसे पहले ये कैरिकेचर देख लेते हैं। इस कैरिकेचर में आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार इज़ अ CM ऑफ बिहार। ही हैज़ स्worn इन चीफ मिनिस्टर yesterday। बट यहाँ पे वो एक तरह से ये जो एरोज़ हैं उनकी एक तरह से वो उसके सीट पे बैठे हुए हैं। मींस बिकॉज उनकी जो सीट्स हैं बहुत कम आई हैं, फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो उसके बेसिस पे इसमें ये एक तरह से सटायरिकल है, एज अ सटायर, मतलब बताया जा रहा है कि उनको बहुत मुश्किल होने वाली है बिकॉज चीफ मिनिस्टर तो उनको बना दिया गया है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है थ्रेट और ट्रीट। मींस आरसीईपी से गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो आरसीईपी है वो एक तरह से थ्रेट है। बट यहाँ से यहाँ पे जो राइटर है वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव उसमें रख रहा है। राइटर का कहना है कि ये एक तरह से ट्रीट था जिसको इंडिया ने मिस कर दिया है। अब यहाँ पे जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो एक उसका साइनिंग हुआ संडे को, जिसमें 15 कंट्रीज़ ने साइन किया, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 10 जो एशियन ग्रुप है उनने इसमें जो है वो साइन किया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक, एक ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो होने वाला है। और इसमें जो इंडिया की एब्सेंस है वो मेजरली दिखी। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो 7 साल से इसमें जो है वो नेगोशिएशन कर रहा था। बट इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ने उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया बिकॉज वो एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत सस्ती कॉस्ट पे होती है, तो पूरा जो अपना मार्केट है वो उस गुड्स से जो है वो फ्लडिंग हो जाता, जिससे कि अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता। मेनली जो एग्रीकल्चर है, साथ में जो हॉर्टिकल्चर है, साथ में जो आपका डेयरी वाला रीज़न है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला था। तो इंडिया ने ये जो क्षेत्र हैं जिनको मैंने बताया, उन क्षेत्र में थोड़ी रियायत है, जो उनसे जो थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करने को बोला था। बट जो ग्रुप के 15 मेंबर्स हैं उन्होंने इंडिया की ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी की वजह से जो डील है वो इंडिया के साथ उनकी नहीं बन पाई। बट ये जो रीज़न है वो एक तरह से जो है टाइम टू टाइम जस्टिफाई भी हैं। इंडस्ट्री, ट्रेड और फार्मर्स के जो ग्रुप हैं उन्होंने इनको ये जो गवर्नमेंट ने जो रीज़न दिए हैं इसकी वजह से फार्मर्स, ट्रेडर्स और साथ में इंडस्ट्री जो है वो खुश भी है। बिकॉज क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, और अगर अदर कंट्रीज से जो गुड्स है वो फ्लड हो जाएगा इंडियन मार्केट में, तो फिर इन लोगों को जो है वो जॉब नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे 12 मंथ्स जो हैं वो, उसके बाद इंडिया जो है वो इकोनॉमिक रेशनल, मतलब उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है उसके बारे में सोच रहा है। और कोविड-19 पैंडमिक की वजह से भी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा डाउन टर्न में है। और नए नए जो इन्फेक्शन के केसेस हैं वो USA और यूरोप में जो है वो आ रहे हैं, और उनकी वजह से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाना
पड़ रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आरसीईपी के जो मेंबर्स हैं वो 30% ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करते हैं। मींस वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है उसका 30% जो है वो आरसीईपी कंट्रीज से आता है, और लगभग जो वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहती है। और ये जो इनके जितने भी सदस्य देश हैं वो एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। साथ ही जो रीजनल सप्लाई है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो रिलेटिवली बहुत ही छोटी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि वियतनाम है, फिलीपींस हैं। उनके अपने जो खुद के जो डिस्प्यूट्स हैं बीजिंग के साथ, जो उनका जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उनका जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस भी है अदर कंट्रीज़ के साथ, वो भी जो है वो इसकी वजह से ठीक हो सकता है। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है चाइना के साथ उसको साइड में रखते हुए इस ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक तरह से उन दोनों के लिए बेनिफिटिंग है। चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इन सारी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इनके लिए ये जो ग्रुपिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया। अब जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ वो एड्रेस करता है कि इंडिया भी अभी जो है वो ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज अभी जो है 18 मंथ का जो है वो कूलिंग पीरियड जो है आरसीईपी ने दिया हुआ है अदर कंट्रीज़ को इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। तो इंडिया अगर इस बारे में सोचता है कि इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है अदर देन जो प्रोटेक्शनिज्म है, मतलब इंडिया जिस तरफ बढ़ रहा है प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, उसको छोड़ के इंडिया को जो है दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि 20वीं सेंचुरी के लास्ट से लेके 21st सेंचुरी की बिगनिंग में बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं। आजकल कोई भी जो गुड्स है छोटे से लेके बड़ा उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। अब जो राइटर बात कर रहा है कि जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल हैं उसमें 40% से ज़्यादा उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें तो इतनी ज़्यादा कोडिंग है, 100 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड्स हैं जो रिटन हैं, जो कि बोइंग 787 जो है उससे भी ज़्यादा है। उसमें जितना या फिर जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें जितने कोड यूज़ हुए हैं उससे ज़्यादा कोड इसमें यूज़ हुए हैं। तो ये एक तरह से जो है एक वैल्यू ऐड कर रहा है गुड्स की जो है, और ये एक इनटेंजिबल टेक्नोलॉजी सर्विस है। इनटेंजिबल मींस जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, और फिजिकल ऑब्जेक्ट को तो आप देख सकते हो बट एक इनटेंजिबल गुड्स को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रेडिशनल गुड्स है वो भी पूरी तरह से जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कोई भी मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक बहुत ज़्यादा ही अपना जो हिस्सा है वो क्रिएट कर रहा है, और साथ में उसकी वजह से जो है वो क्वालिटी में कंट्रोल हो रहा है, और जो इक्विपमेंट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। साथ में डिजिटाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का जो है बढ़ रहा है। साथ में जो सर्विसेज हैं और स्किल्स हैं इंडस्ट्रीज़ की वो भी धीरे धीरे जो हैं वो बढ़ रही हैं। बट यहाँ पे राइटर का कहना है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ जो बढ़ रही हैं बट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं अभी वो पूरी की पूरी सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, बट उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो मिसिंग है। तो गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसी है वो टेक्नोलॉजी के लिए जो है हर क्षेत्र को ध्यान में रख के बनानी चाहिए, ऐसा राइटर इस आर्टिकल में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो राइटर है उसने 2 डाटा पॉइंट दिए हैं कि ये जो है 2020 50 ईयर्स हो चुके हैं जब कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया जो है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, अप्रॉक्सीमेटली 1971 में सबमिट की होगी, और वो रिपोर्ट थी टूवर्ड्स इक्वालिटी टू यूनाइटेड नेशन विथ फोकस्ड ऑन वुमेन सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो उसमें बात की जा रही थी जेंडर इक्वेलिटी की। और दूसरा है 25 एनिवर्सरी ऑफ बीजिंग
प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो एक बेंचमार्क है जो एनालाइज करता है वुमेन की कंडीशन स्टेट लेड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो एम्पावरमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है। तो अब ये जो जुबलीज़ हैं, एक जो है वो सिल्वर जुबली है और एक जो है गोल्डन जुबली है, तो उसमें आर्टिकल में वुमेन की जो पोजीशन है उसके बारे में बात की जा रही है। अब जो इंडिया की फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। अगर इंडिया में फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हाई होगी। तो अगर फर्टिलिटी कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी, साथ में फ़ीमेल की स्कूलिंग ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक अटेनमेंट जो है, एजुकेशनल जो अटेनमेंट है वो कम हुआ है, और जेंडर गैप जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें वो बढ़ा है। तो अभी लेकिन धीरे धीरे ये जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो 1950 से जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और रिसेंटली जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसने 2018-19 में इंडिकेट किया है कि मैन और वुमेन दोनों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 2011 से 2019 तक। रूरल एरियाज़ में 35% ऑफ वुमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, अब वो 26.4% ही पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। तो अर्बन एरिया में भी यही हालत है, 20.4% है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है इंडिया को वो 149 रैंक पे रखती है अमंग 153 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। आपने देखा होगा कि वुमेन जो है वो पूरी टाइम जो है वो हाउस होल्ड जो चोर्स है वो करते रहते हैं, लेकिन उनका जो है जो आउटपुट है उसको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाता है। अब जो जेंडर गैप है, जेंडर बेज गैप है, वो हाईएस्ट है एशिया में, मतलब वुमेन को 34% कम बेज है मैन से दिया जाता है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो लेकिन अपने यहाँ जो रूल है वो इंडस्ट्रियल इक्वल रिम्यूनेशन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग मैन और वुमेन दोनों को इक्वल जो है बेज मिलना चाहिए, बट वुमेन जो है वो उनको कम ही जो है बेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।